बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है। इफ़ आर क्रॉस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, प्रूव दैट आर कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर। यानी आर कैप को मैं कांस्टेंट वेक्टर दिखाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर चूँकि आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन हम लोग जानते हैं आर की जो वैल्यू होती है, या मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और फिर से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन करना है आर का, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कांस्टेंट होगा यानी आई कैप से बाहर कर लेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके जे कैप कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई हो जाएगा। इसी तरीके जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो के कैप कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर इन दोनों वेक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लिया और हमको दे रखा है कि आर क्रॉस डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, तो हमें इन दोनों वेक्टर का आर और डी आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आसान रहेगा हमारे लिए कि हम यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करें। ये वैल्यू तो हमको गिवन है, और इसी से जो भी रिजल्ट निकलेगा उससे हमें प्रूव करना होगा कि आर कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हैं, ये आसान रहेगा हमारे लिए। उसके लिए राइट हैंड साइड टू ज़ीरो वेक्टर के इक्वल दे ही रखा है। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले रो में आई कैप, जे कैप और के कैप रखते हैं। तीन अलग अलग ये कॉलम्स हैं। अब फर्स्ट रो में तो हमने लिख दिया। अब सेकंड रो में लिखा जाता है, ये पहले वाला वेक्टर है, उसमें आई का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई का जो कोफिशिएंट है, पहले वाले वेक्टर आ रहे हैं, उसका आई का कोफिशिएंट एक्स है, फिर जे का कोफिशिएंट वाई है और के का कोफिशिएंट के है। तो यहाँ पर आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के नीचे लिखते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के नीचे लिखते हैं, और जो जेड के कैप का कोफिशिएंट है वो के कैप के कोफिशिएंट के नीचे लिखते हैं। उसके बाद क्रॉस के बाद दूसरा वेक्टर डी आर है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है हमको। इसमें यहाँ पर आई का जो कोफिशिएंट है डी एक्स, उसको हमें आई के कोफिशिएंट के नीचे वाले कॉलम में लिख देना चाहिए, यानी डी एक्स। इस तरीके से जे कैप के कॉलम में डी वाई लिख दिया जाएगा और के कैप के कॉलम में डी जेड यहाँ पर लिख दिया जाएगा, डी जेड। अब हम यहाँ पर एक्सपेंसन कर लेंगे, जो थ्री ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट होती है उसका। तो इसके लिए आप जिस तरीके से भी करते हो इसका एक्सपेंसन, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करना है। तो फर्स्ट रो से जाने वाले रो, और यहाँ पर इस आई की बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट की, इस रो में हमने इस एलिमेंट को देखा, तो इससे जाने वाले रो को और कॉलम को छुपा लें। जो हमको नज़र आ रहा है उसको हम क्रॉस में करेंगे, यानी इसका इंटू यहाँ हो जाएगा और इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई का डी जेड में, माइनस हो जाएगा इसका इंटू यहाँ पर जेड का डी वाई में मल्टीप्लाई हो गया। फिर आई के बाद बारी आती है जे कैप की, और अल्टरनेट इसके साइन प्लस माइनस प्लस होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इसका साइन प्लस भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमने बोला कि जैसे भी आप यूज़ करते हो वैसे करें। तो हम यहाँ पर माइनस लेते हैं और इससे जाने वाले रो, जे से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्रॉस में इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डी जेड में, फिर माइनस जेड का हो जाएगा डी एक्स में, जेड का डी एक्स में मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है प्लस का के कैप आएगा, और के कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे। तो इसका इंटू यहाँ पर माइनस इसका इंटू यहाँ पर, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर, इसका इंटू यहाँ। तो x का डी वाई में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस y का डी एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंसन कर दिया है, और राइट हैंड साइड में इक्वल ज़ीरो कर रख दें। कि एक्सपेंसन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई वीडियो देख लीजिए कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंसन फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाता है, इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में तो एक यहाँ पर आई जे के कोफिशिएंट की फार्मूला लिखा है,
और राइट हैंड साइड में से ज़ीरो है। ज़ीरो को हम ज़ीरो वेक्टर करके भी लिख सकते हैं, यानी ज़ीरो जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़ीरो आई कैप कंपोनेंट की फॉर्म में, ज़ीरो जे कैप प्लस का ज़ीरो के कैप। और दो वेक्टर जब आपस में इक्वल होते हैं, उनका आई का जो कोफिशिएंट होगा वो आई के इक्वल होगा, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट ये नज़र आ रहा है, जो कि वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई है। राइट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट ज़ीरो है। इसी तरीके से यहाँ पर जे का कोफिशिएंट यहाँ माइनस भी ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है यानी एक्स डी जेड माइनस जेड डी एक्स, और राइट हैंड साइड में जे का कोफिशिएंट ज़ीरो है। ऐसे के का कोफिशिएंट भी हम लोग देख लेंगे, पीछे देख लीजिएगा। के का कोफिशिएंट हमें लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। अब हम यहाँ पर पहले वाले की अगर हम बात कर लें तो फिर इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो y डी जेड की वैल्यू मिल जाएगी z डी वाई के इक्वल। इसी तरीके से माइनस को तो हम ज़ीरो में पहुँचा देंगे, या 1 मान सकते हैं, -1 को 0 से डिवाइड करेंगे ज़ीरो ही आ जाएगा। तो यानी हमें वैल्यू मिली x डी जेड माइनस का z डी एक्स बराबर 0 मिली। और ये तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा x डी वाई माइनस का इजिकल टू वाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरफ डी जेड है उस तरफ जेड वाले फैक्टर को ले जाएं, यानी डी जेड अपान जेड कर लें, और डी वाई अपान वाई को इस तरफ ले आएँ, मल्टीप्लाई में था इधर आएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए इसको एक दिखा देते हैं हम। तो एक्स डी जेड और इस टर्म को उधर लेंगे तो जेड डी एक्स हो जाएगा, और ये टर्म पीछे छूट गया है थोड़ा सा। और यहाँ पर डी वाई जिस तरफ है उस तरफ ध्यान रहे कि डी एक्स डी वाई और डी जेड न्यूमरेटर में रहना चाहिए। डी वाई की तरफ हम वाई को ले जाएंगे और डी एक्स के अपान में ले जाएंगे इस एक्स को। अब हम तीनों को देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, यानी डी जेड के अपान में आ जाएगा जेड और डी एक्स के अपान में एक्स आ जाएगा। अगर इन तीनों को हम मिलाते हैं तो इससे एक रिज़ल्ट मिलता है कि अगर हम डी एक्स अपान ऑर्डर से लिख लें, डी एक्स अपान एक्स इक्वल है डी एक्स अपान एक्स इक्वल है डी वाई अपान वाई के। इसी तरीके से डी वाई अपान वाई इक्वल है डी जेड अपान जेड के, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हैं। यही तीन हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं। इन दो को लेके हम इतना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। तो हम पहले इन्हीं दो को ले लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट सेकंड को ले देते हैं फ्रॉम फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को ले लेते हैं। तो डी एक्स अपान एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई अपान वाई हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, यानी 1 का इंटू से मान सकते हैं 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे 1 का इंटू यहाँ मान लीजिए वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिख देंगे, 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग वाई हो जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो हम लॉग C1 मान लें, क्योंकि एक अभी ऐड करना दूसरा और होगा तो उसे C2 मान लेंगे। और इंटीग्रेशन को भी हम लॉग के फार्म में ऐड कर रहे हैं। आप उस डायरेक्ट C भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। तो लॉग के फार्म में सभी आ रहे हैं, इनको भी लॉग के फार्म में लिख देंगे। तो लॉग को ही हो जाएगा, क्योंकि दो लॉग हैं तो उनके प्लस है बीच में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा C1 और वाई का। तो इसका इक्विवेलेंटली फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, इधर x बचेगा, इधर C1 y हो जाएगा, यानी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि z की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ y है। किसी भी फार्म में आप निकाल सकते हैं, x की फार्म में या y की फार्म में या z की फार्म में। हमें यहाँ पर चूँकि पहला रिलेशन ऐसा मिला तो हम x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो y की फार्म में मिल जाएगी। तो हम चाहेंगे कि z की वैल्यू भी y की फार्म में आ जाए, तो इसके लिए हम इन दोनों को लेते हैं। और इसमें भी हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख देंगे, दोनों बराबर हैं, किसी को पहले लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है। फ्रॉम फ्रैक्शंस थर्ड एंड सेकंड, या आप सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड तो थर्ड को हमने पहले लिखा है डी जेड अपान जेड, क्योंकि सभी आपस में इक्वल हैं, किसी को पहले या बाद में लिखा जा सकता है।
और फिर यहाँ 1 का इंटू मान से लें और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लें, जैसे पहले किया था इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर किसी की रिस्पेक्ट में नहीं, लेकिन जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि पहला वाला इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड वाला z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा और ये y के रिस्पेक्ट में है। तो 1/z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा उसी तरीके से जैसे ही x 1/x का log x हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया ये log z हो गया और 1/y का log y हो गया, और कांस्टेंट हम भी log की फार्म में जोड़ेंगे, c1 हो चुका, c2 कह देते हैं। अब इस दोनों को उसी फार्मूले से log m प्लस log n वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, log mn हो जाता है। तो यानी y c2 और y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये log z के को ले जाएगा। एंटी लॉग लेने पर डायरेक्ट लिख देंगे बिना किसी इसको लिखे हुए, यानी z की वैल्यू को लिख देंगे c2 y, z की वैल्यू भी y के टर्म में आ चुकी है। इस तरीके से हमारा जो r वेक्टर हमने जिसको लिया था xi प्लस का बाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, तो उसकी वैल्यू अब आ चुकी है, यानी बदल चुकी है। x की वैल्यू हमने c1y रखना था, पीछे देख लीजिएगा, y को ऐसे ही रहने दें, और इस तरीके से z की वैल्यू भी देख रहे हैं c2y है कि सभी वैल्यू y के फार्म में आ चुकी हैं। क्योंकि अब हमको यहाँ पर ये पहचानना है, यहाँ पर या कहें पे प्रूव करना है कि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो आर कैप के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आर के मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि होती है स्क्वायर रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका होल अब स्क्वायर प्लस वाई का जो कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट है जो कि वाई है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशिएंट है c2y इसका होल अब स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो c2 स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों टर्म में हमें y स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, तो y स्क्वायर को यहाँ पर बाहर दे सकते हैं। तो c1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c2 स्क्वायर आ गया, और r वेक्टर का ये मॉडुलस के इक्वल चल रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर y स्क्वायर, तो y बाहर हो जाएगा, तो बचेगा स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c2 स्क्वायर। जब आर कैप मिल गया तो फिर हम यहाँ से आर कैप जिसकी डेफिनेशन होती है, यानी आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर वो फाइंड करना हो तो वेक्टर आर में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए हमने आर कैप की वैल्यू को पहले फाइंड करके आर मॉडुलस की वैल्यू को पहले भी फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर आर वेक्टर जो कि हमने अभी सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड कर ली थी, इसको लिख देते हैं, नोट कर लेते हैं। c1y आई कैप प्लस का y इंटू जे कैप प्लस का c2y इंटू के कैप, और फिर इसके बाद आर वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू जो कि हमारे सामने लिखी है y, और ये यहाँ पर है c1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c2 स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान है c1 c2 जो है वो कांस्टेंट है और उनके स्क्वायर भी कांस्टेंट होंगे, और उनको इस तरीके से सम करेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। न्यूमरेटर में y तीनों टर्म में आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन है तो बाहर ले लेंगे। तो आर कैप की वैल्यू हमको मिल गई है y को बाहर लेने पर c1 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का c2 के कैप, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो था वो नोट कर लें y, और स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस का c2 स्क्वायर, y से y कैंसिल हो जाएगा। तो आर कैप की वैल्यू जो हमारे पास बची है वो c1 आई कैप, कोई भी यहाँ पर वेरिएबल यानी x y z यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ओनली जो नज़र आ रहे हैं कांस्टेंट हैं, यानी c1 है, c2 है, उनके स्क्वायर हैं, क्यूब है, या वो प्लस माइनस हो रहे हो या उसमें i j के से मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सारे कांस्टेंट होते हैं जैसे कि पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी आर कैप जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।